प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल भी मैं पूर्व वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। तो कल की कड़ी में प्राचीन भारत के इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में मैं प्री हिस्ट्री यानी प्रोटो हिस्ट्री के तहत मैं कल बताया था आप लोग को उत्तर वैदिक काल की पॉलिटिकल लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोटो हिस्ट्री के तहत प्रोटो हिस्ट्री के तहत है ना, उत्तर वैदिक काल यानी सोशल लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड इन इंडिया। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्रोटो हिस्ट्री के तहत मैं वैदिक पीरियड को शुरू किया था, जिसमें मैं बताया था कि वेद की संख्या 4 है और उसकी भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत की विद शब्द से वेद बना है और हिंदू धर्म का सबसे पहला पवित्र ग्रंथ वेद को माना जाता है। और सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 1500 से 1000 बीसी में हुई। तो ऋग्वेदिक काल की सभी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल मैं विस्तार से वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। इसके बाद 1600 से जो है उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, पुराण है, और उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि हमारे आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, अफगानिस्तान होते हुए पंजाब तक, वो ऋग्वेदिक काल में सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे अफगानिस्तान और सिर्फ पंजाब में बसे हुए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो पंजाब से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश गंगा घाटी की ओर आगे अग्रसर हुए और उसमें एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ। जब उत्तर प्रदेश गंगा घाटी क्षेत्र में वो प्रवेश किए, तो उसी गंगा घाटी क्षेत्र में भारत में सबसे पहले लोहा का खोज हुआ और लोहा के कारण जो है खेती ज्यादा जुताई हुई, उत्पादन ज्यादा बढ़ा। इसके बाद इसी गंगा घाटी के क्षेत्र में चांदी का पहला भारत का सिक्का, आहत सिक्का, जिसे करपाशन या पन सिक्का भी कहा जाता है, उसकी आविष्कार हुई। तो निश्चित तौर पर उत्तर वैदिक काल में कई ऐसे अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल स्थिति हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो। यानी उत्तर वैदिक काल में बहुत अमूलचूल परिवर्तन ऋग्वेदिक काल की तुलना में कई गुना आगे बढ़े। अब बात होती है कि सोशल लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड इन इंडिया। तो सोशल लाइफ आप देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो सामाजिक संरचना की नींव ऋग्वेदिक काल में पड़ी, उसको एक निश्चित आकार उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना में मिला। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल की जो हमारी समाज हैं, वो समाज में पहली बार जाति का अपना अपना काम तय हुआ। अब क्या हुआ कि हमारे जो एतरे ब्राह्मण हैं, उसमें 4 वर्ण का जिक्र आया है। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस 4 जाति के अलावा भी कई जाति उत्तर वैदिक काल में आए, जो व्यवसाय के आधार पर तय हुआ कि बढ़ई के काम करने वाले ये तक्षण होंगे, चटाई बुनने वाले के नद्र होंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये समाज में एतरे ब्राह्मण में यह ब्राह्मण के अपने कर्तव्य को बताया गया है। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होगा, वैश्य का कर्तव्य क्या होगा और शूद्र का कर्तव्य क्या होगा, ये एतरे ब्राह्मण में जिक्र हुआ है। तो समाज में जो सबसे ऊंचे वर्ग में रखा गया, उसको ब्राह्मण को रखा गया है। और जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। यानी ब्रह्म का ज्ञान पाने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण हो सकता है। तो ये ब्राह्मण का मुख्य काम था अपने यजमान के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाना, राजा के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाना, शिक्षा को देना। इसलिए समाज में ब्राह्मण का स्थान पहला रखा गया। दूसरा है क्षत्रिय। तो एतरे ब्राह्मण में एक जगह क्षत्रियों को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बताया गया है। और क्षत्रिय जो है वो पूरी रक्षा करते थे, और वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम है कि सभी वर्ग का सेवा करना। अब बात होती है कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इसको द्विज का अधिकार है।
इसको जनेऊ लेने का, पहनने का अधिकार है, उसे उपनयन संस्कार का अधिकार है, इसे शिक्षा का अधिकार है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया। क्या कहा गया? द्विज। जबकि शूद्र और नारी को उत्तर वेदी काल में अद्विज कहा गया। तो अब अंतर हम ये समझाते हैं। द्विज का मतलब होता है कि जो जनेऊ धारण कर सकते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जनेऊ कर सकते हैं। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा दी जाती थी, और वो शिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को था और वैश्य को था, और इसी को हम लोग द्विज कहते हैं। अब लेकिन हमारा जो शूद्र और नारी है उत्तर वेदिक काल में, उससे अद्विज कहा गया, उसे उपनयन संस्कार से वंचित रख दिया गया और उसको अद्विज कहा गया। यानी उत्तर वेदिक काल में सबसे गिरावट नारी की स्थिति में आई। नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय हुई। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति उत्तर वेदिक काल में नारी की हुई, और जबकि ऋग्वेदिक काल में नारी की स्थिति प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे मजबूत थी। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल की जो समाज है, ऋग्वेदिक काल की तरह ही समाज में परिवार होता था, और परिवार के हेड होते थे कुल, यानी उसके गार्जियन, कुलपति। और उस समय भी समाज, यानी उत्तर वैदिक का भी समाज पितृसत्तात्मक है और पुरुष प्रधान है। और हमारा जो समाज है उत्तर वैदिक काल में संयुक्त प्रथा है। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल की जो नारी है, इतने ब्राह्मण में पुत्र होने पर खुशी मनाई गई है और पुत्री होने पर दुखी मनाया जाता था उत्तर वैदिक काल में। और मैत्रेयी संहिता में नारी को सूरा से तुलना किया गया है, यानी नारी सूरा के समान है। और हमारे उत्तर वैदिक काल में जो औरत होती थी, उसको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, सब अधिकार से वंचित रख दिया गया। औरत शिक्षा नहीं ले सकती थी, औरत यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, शूद्र भी शिक्षा नहीं ले सकते थे, यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे। इसलिए उत्तर वैदिक काल में औरत की स्थिति में काफी गिरावट देखने को मिली। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में हमारा सबसे पहले गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति हुआ। अभी शादी होती है, पहले गोत्र को दिखाया जाता है। तो हिंदू धर्म में 7 गोत्र का जिक्र आया है, और उसका नींव उत्तर वैदिक काल में ही पड़ा है, 7 गोत्र। और वो 7 गोत्र इस प्रकार हैं: विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, कश्यप, मृग। तो ये 7 गोत्र हैं, और एक गोत्र में शादी होना वंचित कर दिया गया। अभी भी जब एक गोत्र मिल जाता है तो उस गोत्र में शादी नहीं होती, यानी समान गोत्र में शादी संभव नहीं है, जिसकी फाउंडेशन, जिसका नींव उत्तर वैदिक काल में पड़ा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हिंदू धर्म में यह जो गोत्र व्यवस्था है, उसकी नींव उत्तर वैदिक काल में पड़ी, और उसमें अभी 7 गोत्र को बताया गया है उत्तर वैदिक काल में: विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, मृग और कश्यप। तो ये 7 गोत्र हैं, और एक ही गोत्र में शादी जो है नहीं होते थे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का जिक्र हुआ। जो सबसे पहले बच्चे जब जन्म लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वो गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम के वो वानप्रस्थ आश्रम है, और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रम उत्तर वैदिक काल में आए, और ये चारों आश्रम का जो जिक्र है वो ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रम का जिक्र है। वेद के अथर्ववेद में भी ये चारों आश्रम का जिक्र है, जबकि छंदोग उपनिषद जो है उसमें 3 आश्रम का जिक्र है। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का जिक्र छंदोग उपनिषद में, जो कि हम पूर्व के वीडियो में उपनिषद भी पढ़ा चुके हैं काफी डिटेल से। दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद है छंदोग उपनिषद, जिसमें 3 आश्रम का जिक्र आया है, और इसी छंदोग उपनिषद में भगवान कृष्ण का भी जिक्र है, हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में बहुत कम उम्र में लड़की की शादी हो जाती थी, बाल विवाह होते थे। उत्तर वैदिक काल में जो ऊंचे घराने के लोग होते थे, सुखी संपन्न होते थे, वो बहु विवाह भी करते थे। और उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का भी जिक्र आया है। तो आप देख ली उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक संरचना है,
उसको मैं पूरा विस्तार से कॉन्सेप्ट से आज रखा हूँ। आप वीडियो को बार-बार देखिए, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि पूरा आधार पूरा मेंस है, पूरा कॉन्सेप्ट है। बिना कॉन्सेप्ट का कुछ हो ही नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर अभी के वीडियो में मैं उत्तर वैदिक काल की सोशल लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड को मैं पढ़ाया विस्तार से। इस वीडियो का लाभ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अवधारणा को क्लियर कीजिए और आपकी सफलता की शुभकामना मैं देता हूं कि आप भारत के बड़े-बड़े एग्जाम को क्रैक करके अच्छे पद पर जाइए, अच्छे ऑफिसर बनिए। मेरी वही शुभकामना है। मैं आपको लोगों के बीच तत्पर हूं, बराबर वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि आप ही मेरी पूंजी हो। तो निश्चित तौर पर फिर मैं अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल को मिलने जा रहा हूँ। इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड है ना, रिलीजियस लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड, इसको लेके मैं अगले वीडियो में आऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।